एक जालिम शराबी बाप अपनी बेटी को जवान होने के इंजेक्शन क्यों लगा रहा था। सर्दियों की एक स्याह रात थी और राजेश लखनऊ के एक अस्पताल के बरामदे में टहल रहा था। इतने में एक नर्स बाहर आई और कहने लगी, हम माफी चाहते हैं, हम आपकी बीवी को नहीं बचा सके। नर्स के हाथों में एक नन्ही सी बच्ची थी। नर्स ने बच्ची को राजेश की तरफ बढ़ाया और राजेश ने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और ढाड़े मार मार कर रोने लगा। वो सोच रहा था, अब मैं क्या करूंगा। एक बच्ची को पालना आसान नहीं। क्या मैं मजदूरी करूं या उसका ख्याल रखूं। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ वो अस्पताल से बाहर निकला। उसके रिश्तेदारों ने उसे तसल्ली दी। उसकी बीवी की तदफीन हो गई और राजेश ने अपनी बेटी प्रिया को अपनी बहन सविता के हवाले कर दिया, कहते हुए, ये बच्ची यतीम हो गई है, तुम ही इसका ख्याल रख सकती हो। जब राजेश ने अपनी बहन के सामने नन्ही बच्ची को रखा तो सविता ने नफरत भरे लहजे में मुंह फेर लिया और गुस्से से बोली, ये कितनी मनहूस है, पैदा होते ही इसने अपनी माँ को खा लिया। ये बच्ची आगे भी सिर्फ मुसीबत ही लाएगी, इसे मुझसे दूर रखो। ये अल्फाज सुनकर राजेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने बेबसी से अपनी बेटी को सीने से लगाया और खामोशी से घर वापस चला गया। राजेश ने बेटी का नाम मीरा रखा, मगर वो कभी उसे प्यार से न बुला सका। अपनी बहन के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर उसने मीरा को उसकी नानी के हवाले कर दिया और खुद तन्हा रहने लगा। वो दिन भर बनारस के एक मेडिकल स्टोर पर काम करता और शाम को जब घर आता तो तन्हाई उसे काटने को दौड़ती, मगर उसके दिल में मीरा के लिए मोहब्बत के बजाय नफरत भरती गई। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता तो एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूमता, अगर ये बच्ची पैदा न होती तो मेरी बीवी आज जिंदा होती। ये वाकई मनहूस है। यही सोचते सोचते वो नशे की तरफ माइलब हो गया। पहले वो थोड़ी बहुत शराब पीता, मगर फिर नशा उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब उसकी हालत ये हो गई थी कि वो काम पर जाना छोड़ चुका था। दिन रात नशे में धुत पड़ा रहता। उधर नानी के साए में पलने वाली मीरा इस बात से बेखबर थी कि उसका बाप उसे कसूरवार समझता है। वो अपनी नानी के साए में बड़ी हो रही थी, मगर जब वो 13 साल की हुई तो नानी का साया भी उसके सर से उठ गया। मीरा मजबूरन अपने बाप के पास बनारस वापस आ गई, मगर इन 13 सालों में उसने अपने बाप को हमेशा खुद से दूर ही देखा था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, बाबा आप मुझसे इतना रूठे हुए क्यों रहते हैं, मैंने क्या गलती की है। राजेश ने कोई जवाब न दिया, बस खाली नजरों से उसे देखकर करवट बदल ली। वो उस वक्त भी नशे में धुत था। मीरा रोजाना उसे कहती, बाबा आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, मगर राजेश को जैसे कोई परवाह न थी। एक दिन मीरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका चेहरा लाल हो रहा था, आंखों में जलन थी और उसे शदीद बुखार था। वो कांपती हुई अपने बाप के पास आई और रोते हुए बोली, बाबा मुझे बहुत ज्यादा बुखार है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। राजेश ने नशे में धुंधलाई हुई आंखों से बेटी की तरफ देखा और फिर एक पल के लिए जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में कोई फितूर चलने लगा। चंद लम्हों बाद वो आहिस्ता से बोला, बेटी तुम फिक्र मत करो। राजेश ने बेटी की बिगड़ती हालत देखकर फौरन फैसला किया कि उसे दवा लानी होगी। वो तेजी से उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंचा जहां वो पहले काम किया करता था और वहां से एक खास किस्म का इंजेक्शन खरीद कर घर वापस आया। मीरा बुखार से तप रही थी, उसकी आंखें बंद हो रही थीं। राजेश ने आते ही बगैर किसी हिचकिचाहट के इंजेक्शन निकाला और मीरा के बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही मीरा बेहोश होकर बिस्तर पर गिर गई। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और वो तिरछी लेटी बस धीरे धीरे सांस ले रही थी। राजेश एक तरफ बैठा उसे देख रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगा। वो कोने में जाकर खिलखिलाकर हंसने लगा और बार बार इंजेक्शन की शीशी को देख रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात जन्म लेने लगे। रात गुजरी और जब सुबह मीरा की आंख खुली तो वो शदीद कमजोरी महसूस कर रही थी। उसके जिस्म में सनसनाहट हो रही थी। बुखार इतना शदीद था कि वो बमुश्किल उठ पाई, मगर राजेश ने यहीं पर बस न की। ये एक मामूल बन गया। पहले वो मीरा को कोई खास दवा खाने में मिला कर देता जिससे उसे बुखार हो जाता और फिर वही इंजेक्शन लगाता। फिक्र न करो बेटी, तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मगर वो ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि कुछ और ही होने लगा था। आज भी ऐसा ही दिन था। राजेश ने मीरा को आवाज दी, बेटी आज खाने में कुछ अच्छा सा बनाना। मीरा ने हैरान होकर पूछा, कौन सा दोस्त बाबा? राजेश मुस्कुरा कर बोला,
तुमने उसे बचपन में देखा था, वो तुम्हें बहुत खिलाता था, तुम्हें बहुत प्यार करता था। आज वो दिल्ली से सीधा हमारे घर आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि खाने का अच्छा सा इंतजाम कर। मीरा सर झुकाकर किचन में चली गई और खाने की तैयारी करने लगी। बाहर मौसम की शिद्दत बढ़ रही थी। रात का वक्त था, सख्त सर्दी का आलम था। दरवाजे पर दस्तक हुई और राजेश ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था जो तकरीबन उसके हम उम्र था। दोनों की उम्रें 50 साल के करीब थीं। जैसे ही राजेश ने उसे देखा, वो गर्म जोशी से गले मिला। दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी बुलाओगे? राजेश हंसते हुए पीछे हटा और कहा, आओ आओ, अंदर आ जाओ। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए और राजेश ने फौरन मीरा को आवाज दी, बेटी जल्दी से खाना ले आओ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाजा खुला और मीरा खाने की ट्रे लेकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही राजेश के दोस्त विकास की नजर उस पर पड़ी, वो पलक झपकना भूल गया। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो खाने को नहीं बल्कि मीरा को देख रहा था। उसकी नजरें जैसे मीरा के चेहरे पर जम गई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरी सोच में गुम हो गया हो। वो कुछ बोलना चाहता था मगर अल्फाज उसके मुंह में ही अटक गए। मीरा बेखबर थी कि उस लम्हे क्या हो रहा है, लेकिन राजेश जानता था। विकास की नजरें मीरा पर जमी हुई थीं। वो एक लम्हे के लिए साकित खड़ा था, जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, होठों पर एक गैर मामूली मुस्कुराहट। वो बार बार अपनी जबान होठों पर फिर रहा था। राजेश ने फौरन हाथ की चुटकी बजाई और सख्त लहजे में कहा, कहाँ गम हो गए हो विकास? ये मेरी बेटी मीरा है। विकास एक झटके से जैसे हकीकत में वापस आया। मुस्कुराते हुए बोला, ये वही बच्ची है ना जिसे मैंने अपने हाथों से खिलाया था, लेकिन समझ में नहीं आता कि कुछ ही सालों में ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। अभी तो इसकी उम्र ही नहीं थी, ये उम्र से पहले ही जवान कैसे हो गई। राजेश ने फौरन उसका ध्यान खाने की तरफ मोड़ने की कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है, चलो जल्दी खाओ। लेकिन विकास की नजरें अभी भी मीरा पर जमी थीं। फिर वो एक लम्हे के लिए कुछ सोचते हुए बोला, आज रात मैं यहीं रहूंगा। ये सुनते ही राजेश के माथे पर बल पड़ गए, मगर वो जाहिर नहीं करना चाहता था कि वो विकास की नीयत को समझ चुका है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विकास, आज रात मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। मेरी बेटी अकेली होगी, इसलिए तुम जा सकते हो। विकास ने एक बार फिर मीरा की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखा, जैसे वो कुछ कहने वाला हो, मगर फिर खामोशी से खड़ा हो गया। राजेश ने उसे खुद गाड़ी में बिठाया और घर से बाहर ले गया। लेकिन जब वो वापस आया तो मीरा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो कमजोरी से कांप रही थी, आंखें बोझिल हो रही थीं। बाबा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत ज्यादा बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवा लेकर आए हैं? मीरा ने टूटे हुए लहजे में बड़ी मुश्किल से कहा। राजेश ने एक मक्कार सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ बेटी, तुम्हें तो मालूम है मैं तुम्हारी दवा लाने में देर नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए इंजेक्शन ले आया हूँ, चलो लगवा लो, सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी जिसमें अजीब सी चालाकी छुपी थी। मीरा खामोशी से अंदर जाकर बिस्तर पर बैठ गई। राजेश ने उसके बाजू की कमीज ऊपर की और महारत से इंजेक्शन लगा दिया। मीरा ने कुछ देर तक बाजू को मलते हुए तकलीफ को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर गौनूदगी तारी होने लगी। वो पहले ही बुखार से कमजोर थी और इंजेक्शन ने जैसे उसकी रही सही ताकत भी खींच ली थी। मीरा बिस्तर पर गिर गई, उसका जिस्म बेजान सा हो गया और वो धीरे धीरे नीम बेहोशी में चली गई। राजेश बेचैनी से कमरे के बाहर टहल रहा था। जैसे ही मीरा के सांसों की मध्यम आवाजें सुनाई देना शुरू हुईं, वो लपक कर अंदर आया। उसकी नजरें मीरा पर जा पड़ी जो बेसुध लेटी हुई थीं। वो करीब आया, गौर से उसे देखा और फिर झेरेलब मुस्कुरा दिया। विकास की बातों ने साबित कर दिया कि पिछले 2 सालों से जो वो कर रहा था वो रायगान नहीं गया। मेरा काम हो गया, ये सोचते हुए उसने जेब में हाथ डाला और वही इंजेक्शन निकाल लिया जो कुछ देर पहले मीरा को लगाया था। उसकी नजरें इंजेक्शन पर जमी थीं, जैसे वो किसी कीमती खजाने को देख रहा हो। ये कोई आम इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब राजेश बनारस की एक फार्मेसी में हेल्पर के तौर पर काम करता था तो उसे मालूम हुआ था कि दुनिया में ऐसी अजीब व गरीब दवाइयां मौजूद हैं
जो इंसानी जिस्म पर हैरत अंगेज असरात डाल सकती हैं। कुछ इंजेक्शन ऐसे थे जो अगर किसी लड़की के जिस्म में लगाए जाए तो वो वक्त से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले राजेश ने उसी इंजेक्शन को मीरा पर आजमाना शुरू कर दिया था। हर हफ्ते वो छुपकर उसे कोई खास दवा खाने में मिला देता, जिससे उसे शदीद बुखार हो जाता। वो बेचारी दर्द और बुखार की शिद्दत से पूरा दिन तड़पती रहती, और जब वो अपने बाप से दवा लाने की इल्तिजा करती तो राजेश मुस्कुराते हुए वही इंजेक्शन खरीद कर लाता और उसे लगा देता। बेटी, वो हमेशा यही कहता, और मीरा बेचारी उस पर यकीन कर लेती। गर हकीकत में वो दवाइयां ही थीं। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, और मीरा हैरान थी कि आखिर उसके जिस्म में इतनी तेजी से तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। वो अपने चेहरे, जिल्द और जिस्मानी तब्दीलियों को समझने से कासिर थी। राजेश ने निहायत एहतियात से इंजेक्शन को दफन कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। फिर वो गहरी नींद सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जब मीरा जागी तो उसके जिस्म में एक अजीब सा दर्द था। वो अधमरी सी महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी खुद को संभाल कर नाश्ते की तैयारी करने लगी। अभी वो चूल्हे पर रोटियां डाल रही थी कि बाहर से खाला द्रौपदी की आवाज आई। मीरा बेटी, जरा थोड़ी सी चीनी देना, हमारा राशन खत्म हो चुका है। मीरा ने खामोशी से चीनी का डिब्बा खोला और चम्मच से चीनी निकालकर खाला द्रौपदी के लिए डालने लगी। खाला द्रौपदी उसे गहरी नजरों से जांच रही थी। मीरा, तू दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही है, जरा अपना कदो कामत तो देख। तेरा बाप तो तुझे खिलाता भी कुछ नहीं, फिर भी तेरा जिस्म रोज बरोज निखरता जा रहा है। एक मेरी राधा है, वो तेरी हमउम्र है, तुम दोनों एक ही दिन पैदा हुई थी, लेकिन वो तो अभी तक छोटी सी बच्ची लगती है, और तू जाने कैसे वक्त से पहले जवान हो गई। खाला द्रौपदी की आंखों में हैरत थी, जैसे वो किसी गहरे ख्याल में गुम हो। मीरा अंदर ही अंदर चिढ़ने लगी। ये सवाल वो अक्सर आकर दोहराती थी, और हर बार मीरा को यही उलझन होती कि वो क्या जवाब दे। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसके जिस्म में इतनी तेजी से तब्दीलियां क्यों आ रही हैं। वो क्यों अपनी उम्र से कई साल बड़ी लगने लगी है। वो खामोशी से चीनी की प्याली खाला द्रौपदी के हाथ में थमाकर अंदर चली गई। खाला द्रौपदी कुछ देर तक बाहर बातें करती रहीं, फिर अपने घर वापस लौट गईं। घर में खामोशी थी। राजेश अभी तक रात के नशे के चेहरे असर बेसुध पड़ा था। हल्की हल्की खर्राटों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मीरा इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसका दिल बेचैन था। बावर्ची खाने में जाकर उसने सामान देखा। आटा खत्म हो चुका था, चावल खत्म हो चुके थे, चीनी जो अभी दी थी वो भी आखिरी थी। घर में कुछ भी बाकी न बचा था। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि बाजार जाकर कुछ खरीद सके। वो काफी देर तक सोचती रही कि कोई इंतजाम हो जाए, लेकिन आखिरकार उसका हौसला टूट गया। मजबूरन वह राजेश के पास चली आई। उसने धीरे से उसका कंधा हिलाया। राजेश चौंक कर हड़बड़ा कर उठ बैठा, जैसे कोई कयामत आ गई हो। क्या हुआ, क्यों जगा रही हो? सुबह सुबह कितनी बार कहा है कि मुझे नींद से मत उठाया करो। जब मैं जल्दी जागता हूं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे जल्दी मत उठाया करो। वह गुस्से से बड़बड़ाने लगा, फिर बेरुखी से बोला, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है तू। उसे भी यही पड़ी रहती थी कि मैं सुबह जल्दी जागकर कामकाज पर निकल जाऊं। 12 बजे से पहले कोई बाजार नहीं खुलता, मुझे मत जगाया करो। मीरा का सब्र जवाब दे गया। उसने धीरे से कहा, अगर आप इसी तरह सोते रहे तो खाने के लिए पैसे कहां से आएंगे? 1 महीना हो गया मजदूरी का काम छोड़े हुए। अब अगर सुबह जल्दी उठकर कहीं जाओ तो कोई काम भी मिलेगा। मेहरा ने थके हुए मगर मजबूत लहजे में कहा। राजेश, जो नशे की नींद में था, अचानक चौंक कर उठ बैठा। उसने सिर झुकाकर मीरा को घूरा और गुस्से से बोला, मुझसे नहीं होती है मजदूरी, मैं अपना कारोबार करूंगा। सारा दिन मजदूरी करके शाम को जो सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं, उससे तो दिन का खाना भी पूरा नहीं होता। वह बड़बड़ाता रहा। हाथ झटक कर चारपाई से उठा और कमरे में घूमने लगा। मेरा चुप हो गई। ये कोई नई बात नहीं थी। सारी जिंदगी उसने अपनी माँ और पिता को इसी तरह लड़ते झगड़ते देखा था। राजेश अचानक रुक गया, एक पल के लिए सोचा और फिर जल्दी से चादर लपेटकर घर से बाहर निकल गया। उसका रुख मनोज के घर की तरफ था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, देखा कि मोहल्ले के सारे जुआरी वहां जमा थे। वह भी चुपचाप उनके बीच बैठ गया। ये सब पक्के जुआरी थे और राजेश भी उन्हीं का हिस्सा था। हराम की कमाई और जुए की लत उसके पुराने मसले थे, जिनसे वह कभी निकल न सका।
आज तो बड़ी बाजी लगाऊंगा, पूरे महीने का राशन आ जाएगा ताकि कोई काम न करना पड़े। ये सोचते हुए उसने जुए में हाथ डाला। जेब में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने अपनी कलाई से घड़ी उतारी और उसे दांव पर लगा दिया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, वह बुरी तरह हार गया। सामने बैठे हुए अजय ने नशे में धुत हंसते हुए कहा, अब क्या बचा है तेरे पास? अब तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जा सकता हूं। राजेश ने एक पल के लिए सोचा और फिर बेहसी से सिर हिला दिया। अजय का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह नशे में झूमता हुआ राजेश के घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचकर उसने कड़ी खटखटाई, लेकिन दरवाजा पहले से ही खुला था। कमरे के अंदर मेरा निम्बे होश में पड़ी थी। बुखार और कमजोरी की शिद्दत से वह होश व हवास खो चुकी थी। अजय आगे बढ़ा, झुककर मेरा को उठाया और तेज कदमों से बाहर निकल आया। बाहर उसकी महंगी गाड़ी खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला, मेरा को गाड़ी में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। राजेश दरवाजे पर खड़ा धुंधली आंखों से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक प्रासंगिक मुस्कान थी। आसान नहीं अजय भाई, ये मेरी सालों की मेहनत है। मैं सिर्फ 2000 रुपए के बदले उसे जाने नहीं दूंगा। राजेश की आंखों में एक शैतानी चमक थी। वह किसी भी कीमत पर ज्यादा पैसे पाना चाहता था। अजय ने गहरी सांस ली, फिर बेइज्जती से बोला, अच्छा ठीक है, मैं बैंक जाकर रकम का इंतजाम करता हूं। उसका रुख बैंक की तरफ था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने अपना चेक कैश कराया और सारी रकम नकद अपने पास रख ली। दूसरी तरफ मीरा की आंख खुली तो उसने खुद को एक शानदार बेडरूम में पाया। यह कमरा इतना खूबसूरत और महंगा था कि वह एक पल के लिए हैरान रह गई। वह बेहिचक घबरा कर उठ बैठी। मैं कहाँ हूं? उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। वह याद करने लगी कि बेहोश होने से पहले उसके साथ क्या हुआ था। राजेश, अजय का उसे पकड़ना और फिर वह इंजेक्शन जो राजेश ने जबरदस्ती उसे लगाया था। एक पल के लिए जैसे समय थम गया, फिर हकीकत पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ी। पापा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसका दिल चाहता था कि वह फूट फूट कर रो दे। मेरे अपने पिता ने मुझे बेच दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वह अभी उसी सदमे में थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। अंदर अजय दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया और कुंडी भी लगा दी। अब वह भूखी निगाहों से मीरा को देख रहा था। मीरा डर गई। उसके शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ पांव सुन्न होने लगे और वह थर थर कांपने लगी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे पापा के पास वापस जाना है। अजय ने जोरदार ठहाका लगाया और आगे बढ़ने लगा। तुम्हारे पापा? उसने तंज के लहजे में कहा, तुम्हारे पापा ने खुद तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है, पूरे 2 लाख रुपए में। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा नहीं हो सकता। उसका दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और वह उसी में समा जाए। अजय आगे बढ़ने वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। वह चौंक गया। कौन आया? अजय गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह झुंझलाकर बोला, अब इस वक्त कौन आ गया? उसने पलटकर एक आखिरी बार मीरा को घूरा, फिर दरवाजा खोल दिया। बाहर एक नौकर खड़ा था जो घबराया हुआ लग रहा था। नीचे थोड़ी सी इमरजेंसी है, आपको तुरंत बुलाया गया है। अजय गालियां बकते हुए पीछे हट गया और खा जाने वाली निगाहों से मीरा को देखकर बोला, कहीं नहीं जाना, मैं अभी वापस आता। फिर वह दरवाजा खोलकर नीचे चला गया। मीरा एक बार फिर कमरे में अकेली रह गई। वह बेहद डर गई थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें दरवाजे की ओर थीं, जहां से कुछ देर पहले अजय निकला था। लेकिन अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। मीरा घबराकर पीछे मुड़ी। यह खिड़की घर के पिछले हिस्से में खुलती थी, जहां आम तौर पर कोई नहीं आता था। दस्तक के साथ ही एक परिचित आवाज आई, मीरा, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारा पापा। मीरा के शरीर में एक झटका सा लगा। पापा? वह अनिश्चित भाव से खिड़की की ओर देखने लगी।
जल्दी आओ, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं। राजेश का चेहरा खिड़की के बाहर नजर आ रहा था। वह परेशान दिख रहा था, जैसे कोई बड़ी मुसीबत हो। मीरा समझ नहीं पा रही थी, लेकिन अजय से भागना इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वह यहां एक पल भी और नहीं रहना चाहती थी। राजेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से खिड़की से बाहर निकाल लिया। मीरा के मन में सवालों का तांता था, लेकिन वह इस वक्त कुछ सोचने की हालत में नहीं थी। बाहर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठा दिया। फिर गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। राजेश ने गहरी सांस ली और बोला, अजय मेरा पुराना दोस्त था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। उसने मुझ पर दबाव डाला कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं, वरना वह मुझसे बदला लेगा। मैंने अस्थायी रूप से हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैं तुम्हें बचाने आया। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मैंने पापा के बारे में गलत सोचा था। वह तो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। उसने खुद को समझाया और उसके दिल में एक पल के लिए उम्मीद जागी कि शायद सब ठीक हो जाएगा। राजेश गाड़ी तेजी से चला रहा था। गाड़ी बनारस के मुख्य रास्ते से निकलकर एक सुनसान इलाके में पहुंच गई। मीरा ने चादर को मजबूती से अपने ऊपर लपेट लिया और सहमी हुई बैठी रही। राजेश चुपचाप गाड़ी चला रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी। मीरा चौंक गई। यह कौन सी जगह है पापा? उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन यहां कोई आबादी नहीं थी। पापा, आप मुझे कहां ले आए? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजा खोला, गाड़ी से नीचे उतरा और फिर चुपचाप मीरा का हाथ पकड़कर उसे भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मीरा के कदम जमीन पर पड़ते ही उसने सामने का नजारा देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सामने का दृश्य देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अच्छी तरह पहचान सकती थी कि उसका पिता उसे कहां ले आया था। सामने कतार में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, जो 2-2 या 3-3 मंजिला थे। नीचे हर कमरे के दरवाजे खुले थे और उनके अंदर से मध्यम रोशनी बाहर आ रही थी। ऊपर की मंजिलों की बालकनियों में कई लड़कियां झुकी हुई थीं, जो नीचे झांक रही थीं। जैसे ही राजेश ने गाड़ी रोकी, कई लड़कियों ने आवाजें लगानी शुरू कर दी। कुछ की हंसी में बेबसी थी, तो कुछ की आवाजों में शर्मनाक तंज छुपा हुआ था। मीरा का शरीर पसीने से भीग गया। वह समझ चुकी थी कि यह जगह क्या है। यहां जो लड़कियां खड़ी थीं, उनके कपड़े भी अधूरे से थे। अंदर से तेज संगीत बज रहा था और उसके साथ पुरुषों की भारी हंसी की आवाजें भी मिल रही थीं। यह सब सुनते ही मीरा का शरीर डर से कांपने लगा। पापा, यहां से वापस चलो, मुझे यहां नहीं रहना। उसकी आवाज डर और घबराहट से कांप रही थी, लेकिन राजेश ने ठंडी नजर से उसे देखा और आगे बढ़कर उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। वापस क्यों जाऊं? उसने बेरहमी से कहा। मैंने सालों तक तेरा खर्च उठाया है, अब उसे वसूलने का वक्त आ गया है। चल अंदर। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती मीरा को अंदर खींचना शुरू कर दिया। मीरा के दिल में जैसे बिजली सी दौड़ गई। तो क्या पापा ने जानबूझकर पहले मुझे अजय के हाथ बेचा और अब यहां ले आए? उसकी सांस तेज हो गई, आंखों में आंसू भर आए। छोड़ो मुझे पापा, प्लीज। उसने पूरी ताकत से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर राजेश निर्दयी हो चुका था। जैसे ही वे अंदर गए, सामने एक मोटी महिला बैठी थी, जिसने साधारण मगर शानदार सा वस्त्र पहना था। उसकी नजरें मीरा पर पड़ी तो वह उठकर सीधे बैठ गई। राजेश ने बेरहमी से मीरा को उसके सामने फेंकते हुए कहा, देखो क्या कमाल की चीज लाया हूं, है ना? महिला ने दिलचस्पी से मीरा को देखा और मुस्कुराकर बोली, कहां से मिली ये? उसने मीरा के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। मीरा सिहर गई और पीछे हट गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
राजेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वह आराम से बैठा जैसे कुछ हुआ ही न हो। देखो, ये तो शायद 14 साल की है, लेकिन इसके शरीर में जो कशिश है वो मेरी सालों की मेहनत का नतीजा है। मैंने इसे खास तैयार किया है, उसने निर्दयता से कहा और मालकिन की ओर देखते हुए बोला, ये तुम्हारे कोठे पर ऐसी रौनक लगाएगी कि तुम मालामाल हो जाओगी। बस चुपचाप मेरा हिस्सा दे दो। मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये सब क्या हो रहा है? क्या मेरा पापा मुझे हमेशा से बेचने के लिए तैयार कर रहा था? उसका दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और वह उसी में समा जाए। मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे माल के लिए तो हम लाखों देने को तैयार हैं। ये सुनकर मीरा के पैर तले जमीन खिसक गई। वह अचानक उठी और पूरी ताकत से बाहर की ओर भागने लगी, लेकिन आसपास कई ताकतवर आदमी पहले से मौजूद थे। जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वे झपट कर उस पर टूट पड़े और जबरदस्ती पकड़कर फिर उसी महिला के सामने फेंक दिया। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मीरा झाड़-झाड़ रो रही थी, अपने पापा से भीग भीग कर विनती कर रही थी, लेकिन राजेश की आंखों में एक भी करुणा नहीं थी, बल्कि वह चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। 14 साल की है, लेकिन लगती है 20 साल की। मालकिन ने गहरी नजरें डालते हुए कहा, तुमने क्या जादू किया है? राजेश ने जोरदार हंसी लगाई। लोग सोचते हैं कि ये मेरी बेटी है, लेकिन सच ये है कि ऐसा कुछ नहीं। मीरा ने आश्चर्य से अपने पापा की ओर देखा। क्या कह रहा है? राजेश शैतान की तरह हंसता रहा। जब ये पैदा होने वाली थी, उसकी मां भटक रही थी, सहारा ढूंढ रही थी। उसने मुझसे देखा कि शायद मैं उसकी बुरी जिंदगी सुधार दूं, लेकिन वो गलत थी। वह एक पल रुका, फिर हंसा और बोला, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो बस एक जरिया थी। मालकिन ने जल्दी से पैसे गिनना शुरू कर दिए, जबकि राजेश के चेहरे पर लालच और हवस की शैतानी चमक और गहरी हो गई। मीरा का शरीर कांपने लगा। पापा, ये सच नहीं हो सकता। राजेश के चेहरे पर एक शैतानी जीत की चमक फैल गई। उसने बेइज्जती से मालकिन रानी की तरफ देखकर कहा, यह मुझे मजबूर करती थी कि मैं मजदूरी करके पैसे कमा कर लाऊं। उसकी मां के मरने के बाद ये एक अजीब मुसीबत बन गई थी। वह हंसकर बोला, मैंने पहले छोटे मोटे जुए खेलने शुरू किए, लेकिन कोई रकम हाथ नहीं आई। फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि मुझे अपनी बेटी को कमाई का जरिया बनाना चाहिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा निवेश हो सकती थी। मीरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। राजेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, फिर मैंने उसे ऐसे इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए जिससे वो समय से पहले जवान हो गई। अब ये यहाँ कमाएगी और मैं हर महीने उसकी कमाई में से अपना हिस्सा लेता रहूंगा। मेरी तो जिंदगी संवर गई है ना रानी बाई? वह एक और हंसी फेंक कर बोला। रानी बाई ने मुस्कुराकर राजेश की तरफ देखा और कहा, तुम तो बड़े लालची निकले। मेरा इन दोनों की बातें सुनकर जैसे पत्थर का सिला बन गई थी। उसकी आंखें दंग और सदमे से चौंधिया गईं। अब्बा, आपने ये सब क्यों किया? मैं तो आपको अपना सगा बाप समझती थी। ये कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन राजेश ने बेरुखी से सिर हिला दिया। वह नोटों को जेब में डालते हुए उठा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मीरा चीखती रही। वो उसका दामन पकड़ना चाहती थी, मगर राजेश मुड़कर भी नहीं देखा। वह आराम से उठा और आराम से कोठे से बाहर निकल गया। मीरा का दिल एक टुकड़ों में बिखर गया था। उसके आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसका यकीन नहीं आ रहा था कि जिस बाप को वह सच्चा और प्यार करने वाला समझती थी, वो उसके साथ ऐसा जुल्म कर सकता है। कमरे में रानी बाई की हंसी अब भी गूंज रही थी, जो किसी दर्दनाक अत्याचार की गवाही दे रही थी। मीरा की आवाज धीमी पड़ गई। अब्बा, क्या मेरे लिए आपकी मोहब्बत कभी असली थी? वह जमीन पर बैठ गई और उसकी दुनिया अंधेरों में डूब गई। बाहर हवा की ठंडी लहर ने कमरे का दरवाजा हिलाया, लेकिन मीरा के दिल में तूफान पहले ही छाया हुआ था। क्या उसकी जिंदगी में कभी रोशनी लौटेगी या ये अंधेरा हमेशा के लिए उसका छाया रहेगा?
ये बा लेके आए हैं, बा ओ बा, ये बा लेके आए हैं टीवीएस गाड़ी। क्या दिक्कत थी आपकी गाड़ी में? गाड़ी सेल गवर्नमेंट है वो ऑयल में होगा नहीं। हाँ, और ये बना है हमारे, ये सही कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये दो मिस्त्री कामचोर, अपना अपना नाम बताएं जल्दी से। ये देखो जाते हैं मोबाइल मचकाते हैं, एक पानी पीता है बार बार। चैन को लगा रहना। ये बना क्या मिस्टेक थी? चैन लगा दो वो बेजिंग की गल काम ही कोनी काई करा काम क्यों लग बैठे पड़ी नहीं काम काम बैठे दो तीन पड़ी भाई बोलो तो बड़ी बनी जाएगी वो लोग तो बने बोले कितने गलो है। हाँ, ये हमारे यहाँ हमने इसको मॉडिफाई की है, व्हील डाले वगैरह वगैरह। और वो स्प्लेंडर हमारे यहाँ बिका हुआ है, एक वो और एक 2013 मॉडल। एक वो स्प्लेंडर ये भी बिका हुआ है। ये गाड़ी धोने की जगह है, लेकिन ये जो आदमी है यहाँ पे वो सूंघला है। बहन का नहीं भाई है, गाली गलौज बहन का नहीं। भाई है बहन। ये देखो कामचोर अब लगे हैं काम में। ये देखो बना, चैन को लगाने सिखाते हैं। ये हमें चेन को लगाने सिखाएंगे आज, कैसे लगाते हैं। चैन हम ले रहा हूँ। नहीं रोके नहीं, हम वीडियो पूरा बनेगा तो बनेगा। कालू वहाँ गया अपना कालू। कालू के बिना तो जिंदगी अधूरी हो गई दुकान की। ये चेन को लगाना है, इससे लोग बताएगा हमें ये अंदर आता है क्या काम आता है, ये बताएंगे आप जरा। ये इसको खुलाए रखता है साबुन है और इसको धोते हैं हम रखते हैं। बा, ये हमारे बा है, इनके भी नाम बा पड़ा है, इनको भी एक कहानी लिखेंगे हम, जैसे कालू पर लिखी थी वैसे बा पर भी लिखेंगे एक कहानी। ये हमारे यहाँ गाड़ी रिपेयरिंग होने आई हुई है। ये वो टेम्पो की जगह, टेम्पो पे होता है यहाँ पे। वहाँ पे हमारे मनीराम सीट कवर वाले बैठते हैं, सीट वीट वगैरह। ये गाड़ी गई स्प्लेंडर, ऑयल है, ऑयल के अंदर हमारे एचपी के अंदर कूपन आता है। ये रहा कूपन, अंदर है कूपन एचपी ऑयल। वो लड़का जा रहा साइकिल लेके। बा कहाँ जा रहे हो? बा सर्विस करेंगे डीलर्स को। आज मौसम बहुत अच्छा है। ये बा लेके आए गाड़ी, इसको बा आप कहाँ चढ़ाओगे? किसके? सोनिया के। ये आ गया हमारा कालू।